गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोसिस्टम। इससे पहले के लेक्चर्स के अंतर्गत हमने इकोलॉजी की स्टडी की थी। इकोलॉजी क्या होता है, उसके नंबर ऑफ द टाइप्स क्या होते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों ही टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम क्या होता है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को तो हमें कवर करके चलना ही है। अब मेरा तो ये मानना है पूरा सिलेबस आप अच्छी तरह से कवर कीजिए, तभी आप श्योर होंगे कि आपके अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए इकोसिस्टम शुरुआत करते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम देखिए, इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। पारिस्थितिकी होता है ना, यानी जहाँ जहाँ पारिस्थितिकी किया है वहाँ टिकी कर लेना है ना, तंत्र इकोसिस्टम। अब मैंने इकोलॉजी बताया था। इकोलॉजी में क्या होता है, जैविक और अजैविक तत्वों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को हम क्या कहते थे, इकोलॉजी कहते थे, है ना। जैविक और अजैविक तत्वों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को क्या कहते थे हम, इकोलॉजी कहते थे। अब इसमें एक सिंपल सा है, उसमें होने वाली अंतःक्रिया की बात थी। अब इसमें समझ लो, इसमें मैं क्या करूँगा, है ना। इसमें उसमें क्या था, जैविक एंड अजैविक तत्वों के मध्य। तत्वों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को क्या कहते थे हम, इकोलॉजी कहते थे, है ना, इकोलॉजी। ठीक है, लेकिन इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम उससे थोड़ा बृहद हो जाता है, थोड़ा विस्तारित हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए। अब उसमें तो दोनों के मध्य केवल अंतःक्रिया की बात चल रही थी। किसकी चल रही थी, अंतःक्रिया। लेकिन इकोसिस्टम में क्या होता है, जैविक और अजैविक तत्व आपस में मिलकर एक इकाई का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, इकाई, यानी कि एक यूनिट का निर्माण करते हैं, यानी कि एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। याद रखिए, जब जैविक और अजैविक तत्व मिलकर एक इकाई का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। या जैविक और अजैविक तत्व मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। जब जैविक और अजैविक तत्व आपस में क्रिया करते हैं, लेकिन उसमें क्या था, उसमें जो क्रिया होती थी, यानी उसको कभी हमने स्टडी की थी कि एक व्यक्ति के साथ होती थी, है ना, या उसकी विशेष जाति के साथ होती थी, समुदाय के साथ होती थी। लेकिन इसमें उस क्षेत्र में रहने वाले सभी जीव, प्राणी, पेड़ पौधे, सभी के मध्य होने वाली क्रिया का अध्ययन करते हैं। देखो, जैविक तत्व, ठीक है, या ऐसे कर लो, इसमें निवास स्थान इनटू समुदाय इक्वल टू इकोसिस्टम। जब आप कॉपी में इस प्रकार से लिख दोगे, निवास स्थान इनटू समुदाय इक्वल टू इकोसिस्टम, तो एग्जामिनर खुद समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। यानी कि किसी भी विशेष क्षेत्र में रहने वाले सभी समुदाय के लोगों का अजैविक तत्वों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को, है ना, या उस क्षेत्र या उनके साथ वातावरण के साथ जो भी क्रिया हो रही है या प्रभाव हो रहे हैं, उन सभी को एक साथ लिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। समझ में आया, बताइए मुझे।
उसमें याद रखिए जैविक और अजैविक तत्वों के मध्य केवल अंतःक्रिया होती थी, लेकिन इसमें एक निवास स्थान को भी शामिल किया गया है। इसमें एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले वहाँ के सभी समुदाय और वातावरण के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को क्या कहते हैं हम? इकोसिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें उस निवास स्थान की भी बात होती है, लेकिन उसमें केवल अंतःक्रिया की बात होती है। इतना याद रखिए, ठीक है। तो इसी से एक डेफिनेशन मैं बना देता हूँ एक और, यानी कि इकोसिस्टम जैविक और अजैविक तत्व, जैविक एंड अजैविक तत्वों का, वो पता एंड अजैविक ऐसे लिख लो यहाँ से, अजैविक तत्वों का समाकलन होता है, का समाकलन होता है। बन गई डेफिनेशन, ठीक है। अब थोड़ा स्टूडेंट कंफ्यूज है कि सर जैविक तत्व कौन से होते हैं, है ना। देखिए जैविक और अजैविक मैं सिंपल से बता दे रहा हूँ, है ना बेटा। पहले जैविक की बात कर लेते हैं हम। जैविक तत्व, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि जैविक तत्व, यानी कि ये सभी जैविक क्रिया करते हैं। जैविक क्रिया जैसे सांस लेना, ये सभी जैविक क्रिया करते हैं। जैविक क्रिया, है ना। सांस लेना, भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना, आकार में वृद्धि करना, आकार में वृद्धि करना, ठीक है। यानी सांस लेना, भोजन ग्रहण करना, आकार में वृद्धि करना, ये सारी क्रियाएं कौन करते हैं? जैविक तत्व करते हैं, है ना। अब जैविक तत्व में कौन कौन होते हैं? पहले उत्पादक, उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक वह होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी भोजन जो स्वयं बना लेते हैं, भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब ऐसा कोई है जो भोजन स्वयं बना लेता है? क्या हम लोग भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं? नहीं बना पाते, क्योंकि या तो हम लोग साग सब्जी खाते हैं जो शाकाहारी है, जबकि जो मांसाहारी है वो मांस खाते हैं, तो मांस के लिए भी उनको डिपेंड होना पड़ता है दूसरे के ऊपर, है ना। और शाकाहारी है तो शाकाहारी के लिए भी दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, जैसे साग सब्जी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हरे पौधे जो होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हरे पौधों के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। जब CO2 प्लस H2O रिएक्शन करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना, और क्लोरोफिल उनके पास है ही, तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, C6H12O6, जबकि ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है, ठीक है। ये ग्लूकोज है आपका, यही इसका भोजन है ना। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलकर रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल, है ना, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यही इनका भोजन होता है, ठीक है। अब इस भोजन के लिए थोड़ा इसको साफ कर दूं, चलो नेक्स्ट पे ले लेता हूं, है ना। अब इस भोजन के लिए, है ना, अब उत्पादक तो हो गए आपके, इन्होंने अपना भोजन बना लिया स्वयं, ठीक है। उत्पादक के अंतर्गत आ गए हरे पौधे। क्या आ गए?
हरे पौधे। अब इसके बाद होते हैं उपभोक्ता, यानी कि जो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, हरे पौधों के ऊपर डिपेंड होते हैं, है ना। उपभोक्ता, यानी डिपेंड किसके ऊपर होंगे, हरे पौधे के ऊपर, ठीक है। लेकिन इनको नंबर ऑफ द स्टेजेस के अंदर, नंबर ऑफ द सीरीज के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। कैसे? पहली स्टेज के अंदर, फर्स्ट स्टेज के यानी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, है ना। अब प्रथम श्रेणी यानी वो डायरेक्ट हरे पौधों के ऊपर डिपेंड होते हैं। किन के ऊपर डिपेंड होते हैं? हरे पौधे, जैसे गाय, बकरी, चूहा, ठीक है, हिरन, ठीक है। अब सेकंड स्टेज के कंज्यूमर देखो, सेकंड स्टेज यानी द्वितीय श्रेणी के, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं सेकंड स्टेज के, है ना। अब सेकंड स्टेज के जो है आपके, वो किसके ऊपर डिपेंड होंगे? इनके ऊपर, ठीक है। अब इनके ऊपर देखिए, भेड़िया गाय बकरी को खा जाएगा, हिरन को खा जाएगा, बताइए। भेड़िया हो गया, मेढक भी छोटे छोटे कीट को खा जाता है, बताइए। अब थर्ड स्टेज की देखिए, चिड़िया, सांप, ठीक है। थर्ड स्टेज में चिड़िया और सांप। जबकि उच्च मांसाहारी क्या होते हैं? इनको कोई नहीं खा पाता, है ना। उच्च मांसाहारी, आपने देखा होगा चिड़िया, जब कभी चुईया जा रही होती है तो चिड़िया बहुत जल्दी, यानी कि झपटती है उसके ऊपर, है ना। या कौआ देखा होगा आपने, कौआ बहुत जल्दी झपटता है और तुरंत उसको अपनी क्या बोलते हैं उसको, चोंच में दबा के ले जाता है ना। तो इसीलिए पक्षी, है ना। अब उच्च मांसाहारी में क्या होता है? इनको कोई नहीं खा पाता और ये सबको खा सकते हैं, है ना। जैसे शेर एंड चीता, ठीक है। ये आपके हो गए, उपभोक्ता हो गया, उत्पादक हो गए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक क्या होता है, आपने देखा होगा, कभी भी ये उपभोक्ता है मर जाएंगे, है ना, डेड हो जाएंगे, ठीक है। हरे पेड़ पौधे भी ये भी डेड होने लगे, कभी कभी झड़ेंगे, ठीक है, यानी सूखने लगेंगे, है ना। तो क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं, वो इनको जब मर जाते हैं तो इनके जो बॉडी है या हरे पेड़ पौधों की जो सूख जाते हैं, जो सूखने के बाद जो ये लाइक डेड हो जाते हैं, तो इनको सड़ा गला देते हैं। क्या देते हैं? सड़ा गला देते हैं। और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे बिल्कुल बारीकी में डिकम्पोज कर दे, विघटित कर देते हैं, है ना। छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल विघटित कर देते हैं, ठीक है, डिकम्पोज कर दिया उनको। और इन्हीं से ये अपघटक जो है, जिसको छोटे छोटे उसमें महीन टुकड़ों में विभाजित किया है, उसी से क्या करते हैं, उसी से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं, यानी इन्हीं टुकड़ों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। ठीक है। अब जब यानी अपघटक वे जीव होते हैं जो कि जीव जंतु
अथवा पेड़ पौधे जब डेड हो जाते हैं तो इनको सड़ा गला देते हैं और इनको डिकम्पोज कर देते हैं, इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और डिकम्पोज करने के बाद ये पुनः अपने सॉइल में मिल जाता है, यानी मिट्टी में मिल जाते हैं दोबारा से। अभी बताऊंगा पूरा, डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा पूरा, है ना। अब भोजन, अब इसके अंदर हमने क्या रखा है, कवक और छोटे छोटे जीवाणु, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, फंगस ये हो गया आपका, और ये जीवाणु हो गया, है ना। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखिए, जब घटक हो गए ये, अब इसके अंदर यानी जीवित जैविक के लिए के अंतर्गत रखा क्या क्या है, जैविक के लिए के अंतर्गत रखा है इन्होंने जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानव। इन सबको इन्होंने किस में रखा है, इन सबको इन्होंने जैविक पदार्थों के अंतर्गत रखा है, जैविक के लिए, है ना। अब देखिए अजैविक, देखिए अजैविक क्या है, यानी जिनके अंदर जैविक गतिविधियां नहीं होती, यानी जिनके अंदर आकार वृद्धि नहीं होती, सांस नहीं लेते, भोजन नहीं करते, वो सब क्या अजैविक। ठीक है, अब अजैविक को भी कई भागों में डिवाइड किया है, कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि आप संग के संग नोट्स बनाते जाइए, आपको रिकॉल करने में दिक्कत नहीं रहेगी, कभी भी याद रखिए। ठीक है, अब देखिए कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, यानी कि यानी कार्बनिक पदार्थ प्लांट्स या एनिमल्स के मर जाने पर, है ना, या मर जाने पर, या डेड एनिमल्स और प्लांट, है ना, से हमको जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्राप्त होता है। ये सब क्या है, यानी कि मरे हुए डेड एनिमल्स एंड प्लांट, एनिमल्स एंड प्लांट से हमको ये प्राप्त होता है। जी क्या कहलाता है, हमको कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जैविक के अंतर्गत आते हैं, क्यों मर चुके। ठीक है, अकार्बनिक, आपने देखा फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब क्या है, अकार्बनिक। क्या है, अकार्बनिक, इनके अंदर कार्बन नहीं होता, है ना। यानी कि मेन चीज डेड या एनिमल्स या उससे प्लांट से प्राप्ति होते हैं, है ना। अब भौतिक, अब मैंने भौतिक तो पिछले लेक्चर में भी बताया था मैंने कि एक पेड़ पौधे को या हमको भी किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। देखो, जल की जरूरत पड़ती है पीने की, वायु की जरूरत पड़ती है, सॉइल की भी जरूरत पड़ती है, मृदा की, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। ये सब क्या है, भौतिक। ठीक है, क्या है, भौतिक। ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थ हो गए, अकार्बनिक हो गए, भौतिक हो गए। ठीक है, और इसके बाद बताता हूं मैं आपको इसके बाद बताता हूं
कि इसकी कैटेगरी क्या है, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है ना, कैरेक्टरिस्टिक। पहला, यह एक ओपन सिस्टम है, यह खुला तंत्र है ना। यह एक खुला तंत्र है। कैसे? क्योंकि आपने देखा इसमें ऊर्जा का प्रवाह, अभी बताऊंगा ऊर्जा का प्रवाह ही बताऊंगा किस तरीके, ऊर्जा का प्रवाह व पदार्थों का अंतर्गमन व बहिर्गमन होता रहता है। है ना। ठीक है, अंतर्गमन और बाह्यगमन होता है, ये पदार्थ जो भी होते आते हैं फिर उस निकल जाते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यह एक गतिक अवस्था है, यह एक गतिक अवस्था है। गतिक अवस्था कैसे है? क्योंकि ये हमेशा चलती रहती है। क्या रहती है? चलती रहती है अवस्था, कभी स्थिर नहीं होती। ठीक है, यानी कि आपने देखा है ये प्रोसेस जो चलती रहती है, कभी स्थिर होता है क्या? बताइए मुझे आप। क्या इंसान खाना खाना बंद कर देगा क्या? सांस लेना बंद कर देगा क्या? तो ये एक गतिक अवस्था है। क्योंकि देखिए प्लांट्स ने अपने, पौधों ने अपना भोजन बनाया और उनसे मनुष्य ने खाया। ठीक है, जानवरों ने खाया और जानवर के ऊपर अन्य जानवर एनिमल्स भी डिपेंड हैं। ठीक है, चलिए यह जैविक और अजैविक तत्वों का एक समाकलन है। जैविक एवं अजैविक तत्वों का, जिस सब में नोट्स में लिखे हुए हैं टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन संग संग नोट्स बनाइएगा। तत्वों का समाकलन है। ठीक है, जैविक और अजैविक तत्वों का समाकलन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए आप, इसके अंतर्गत भूजैव रासायनिक चक्र होता है। अब ये दोनों चीज बताऊंगा, भूजैव रासायनिक चक्र क्या होता है। एक और एक देख लेते हैं अभी। नंबर 5, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। ठीक है, अब दो चीज आ गई, भूजैव और ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। अब देखो ऊर्जा का प्रवाह देखते हैं ना। ऊर्जा का प्रवाह, देख लो एक बार रिकॉर्डिंग सही चल रही नहीं चल रही? सही है ना? एक मिनट छोड़िए। ठीक है, एक्चुअली देखना पड़ता है रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा, सही है ना। ऊर्जा का प्रवाह देखते हैं ना। देखिए ये आपने प्लांट्स बना लिए। ठीक है, ये आपका प्लांट्स हो गया, ये आपका सनलाइट हो गया।
सन हो गया, सन से एनर्जी प्राप्त हो रही है, माना सन से इसको 100% एनर्जी प्राप्त हो रही है। कितनी? यानी जो भी एनर्जी प्राप्त हुई 100% मान ली मैंने। क्या मान ली? 100%। अब 100% एनर्जी इसने ली, ठीक है, लेकिन उस 100% एनर्जी से इसने अपना भोजन ही बनाया। भोजन बनाएगा नहीं बनाएगा? भोजन बनाया, सांस भी ली और उसके आकार में वृद्धि भी हुई। आकार में वृद्धि यानी कि भाई सांस यानी कि भोजन बनाया, लेकिन उसको भोजन के बाद जैसे हम लोग भोजन खाते हैं तो हम लोगों की भी ग्रोथ होती है नहीं होती, इसी प्रकार से पेड़ पौधों की भी ग्रोथ होती है ना। तो उसमें क्या लगभग इन्होंने 90% एनर्जी अपनी खर्च कर ली। 100% थी, 100% टोटल एनर्जी थी इनके पास और 90% इन्होंने खर्च कर ली। तो कितनी बची इनके पास? 10% बची। 10% एनर्जी बची इनके पास, यानी अब इनके पास 10% एनर्जी है, 90% इन्होंने खर्च कर ली। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेज के कंज्यूमर्स आए, यानी उपभोक्ता आए फर्स्ट स्टेज के, है ना। तो उन्होंने क्या किया? ग्रीन प्लांट को खाया, ग्रीन प्लांट को खाया, लेकिन अब इनके पास 10% एनर्जी थी, वो 10% इनके पास आ गई। ठीक है, 10% आ गई। अब 10% में से 90% यानी 9, कोई भी मान लो 10 रुपये है, 10 रुपये है, तो उसमें से 9 तो इनने खर्च कर ली अपने भोजन के रूप में, भोजन में, सांस में, रेस्पिरेशन सिस्टम में, यानी कि भोजन में खर्च हो गई, सांस में खर्च हो गई और अपनी ग्रोथ में, है ना। इनके पास भी फिर अब 9 खर्च हो गई, एक बची। अब फिर सेकंड स्टेज का आया, उसने भी फिर एक को यूज किया। अब इसके 90% की बात चलेगी, है ना, इसका 90% की बात चलेगी, 90% इसका वो खर्च करेगा, फिर उसका 1% बचेगा, यानी ये प्रोसेस चलता रहता है। अब यानी कि 1 का 90% कितना हो गया? पॉइंट। ठीक है, ठीक है, निकाल के बता दूं क्या? लो भाई, 90/100, ठीक है, तो 0.9 आ गया आपका, 0.9, है ना। 0.9 आपका जो खर्च कर लेंगे सेकंड वाले, और फिर क्या बचेगा? इसका 0.1 बचेगा, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं एनर्जी की जो मात्रा है लगातार कम होती जा रही है। क्या हो रही? कम हो रही है। लेकिन फ्लो ऑफ द एनर्जी क्या एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि कंज्यूमर से प्लांट की ओर नहीं जा रहा है, ध्यान रखना। यानी फ्लो ऑफ द एनर्जी केवल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक दिशीय, ठीक है, होता है। ठीक है, अब भूजैव रासायनिक प्रक्रिया, है ना। देखिए, भूजैव रासायनिक चक्र, देखो इसको मैं फिगर से ही बताऊंगा आपको, है ना। पहले मैं आपको बता दूं, भूजैव यानी कि होता क्या है ना, जैसे कोई भी अजैविक तत्व, है ना, कोई भी अजैविक तत्व एक यानी जैविक तत्वों में परिवर्तित होते हैं, है ना। अजैविक तत्व जैविक तत्वों में परिवर्तित होते हैं, है ना, और उसके बाद पुनः वो किस में होते हैं? अजैविक स्थिति में आ जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? भूजैव रासायनिक चक्र। यानी कि अजैविक तत्व किस अवस्था, यानी कि किस में चेंज हुए? अजैविक जैविक में चेंज हुए, और फिर पुनः किस में आ जाते हैं? अजैविक में आ जाते हैं। ठीक है, इसी चक्र को क्या कहते हैं हम?
अजैविक चक्र कहते हैं। यानी जिस स्टेज से हम चले थे उसी स्टेज पे दोबारा लौट के आ गए तो क्या कहलाता है वो भू जैव रासायनिक चक्र कहलाता है। एक समझ लो पहले, जब जैविक तत्व वो अजैविक तत्व जैविक तत्वों में परिवर्तित होते हैं और एक पुनः अंतराल के बाद पुनः वह अजैविक स्थिति में आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, भू जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। अब देखो कैसे, मैप ले वो फिगर ले लेता हूँ, है ना। देखिए समझना ध्यान से थोड़ा सा। बस तुम समझना, मैं समझा रहा हूं। देखिए सॉइल है आपका, सॉइल है, सॉइल में मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, क्या होते हैं, मिनरल्स, है ना। ये मिनरल्स जब तक यानी कि पौधों में नहीं पहुंचते जब तक क्या है, अजैविक है। कैसे है, अजैविक। कैसे, अजैविक। अब ये मिनरल्स रॉक सॉइल के द्वारा, सॉइल और वाटर के साथ, है ना, इनकी जड़ों में पहुंचे। किसकी, पेड़ की जड़ों पहुंच गए। अब इन्होंने जब जड़ों में पहुंचे तो इन्हीं की सहायता से ये ग्रहण कर लिया, ये यानी कि ग्रहण कर लिया और अपने भोजन में परिवर्तित कर लिया। ठीक है, क्योंकि जब मिनरल्स और वाटर जब पहुंचता है तो ये क्या, मिनरल्स और वाटर पहुंचेगा, क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं हमको रॉक से प्राप्त होते हैं। किससे, रॉक से। जब हम सॉइल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में बताऊंगा इसको मैं। ठीक है, तो यहाँ से ये इसकी जड़ों में पहुँचे, जड़ों से फिर उन्होंने स्टेम में यानी तनों में पहुँचेंगे। ठीक है, पूरे उसमें पूरे भागों में फैल जाएंगे, है ना। तो एक तरह से सब में ही फैल गए और भोजन का निर्माण भी हुआ, हेल्प भी हुई उसमें, है ना। तो अब इन ग्रीन प्लांट को किसने खाया, एनिमल्स ने खाया। किसने खाया, कंज्यूमर्स ने खाया। ये कंज्यूमर्स है, ये देखिए गाय ने खाया, हिरन ने खाया, गाय हिरन जो भी है, ठीक, उन्होंने खाया। यानी फर्स्ट स्टेज के कंज्यूमर्स ने खाया और सेकंड स्टेज के कंज्यूमर्स ने भी खाए होंगे, ये एनिमल्स को खाया सेकंड स्टेज वालों ने भी, है ना। सेकंड थर्ड इस तरीके से इनको भी खाया। ठीक है, सेकंड थर्ड ने भी खाया। लेकिन जब ये डेड हो गए, क्या है, ये डेड हो गए, क्या हो गए, डेड हो गए, डेड एनिमल्स हुए या प्लांट्स हुआ, तो डीकम्पोजर जो मैंने बताया था, डीकम्पोजर जे है आपके, उन्होंने क्या किया, जे इनकी बॉडी थी इनको सड़ा गला दिया। क्या दिया, सड़ा गला दिया ये देखिए, और छोटे छोटे भागों में डीकम्पोज कर दिया, छोटे छोटे भागों में डीकम्पोज कर दिया, बिल्कुल छोटे। और जब छोटे छोटे भागों में डीकम्पोज कर देंगे, जब पुनः मिट्टी में मिल जाएंगे। किस में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। और पुनः मिट्टी में मिलने के बाद, ठीक है, पुनः मिट्टी मिल गए। अब जब छोटे छोटे टुकड़े पुनः मिट्टी मिल गए तो अभी तक पहले वो जैविक थे, अब कैसे हो गए, अजैविक रूप से अलग अलग, है ना। तो फिर दोबारा से किस में मिलेंगे, मिनरल्स एंड वाटर के साथ मिलेंगे और फिर पुनः इनकी जड़ों में पहुंचेंगे। तो इसी प्रकार से इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, भू जैव रासायनिक प्रक्रिया या भू जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। यानी कि पहले कैसे थे, यानी कि अजैविक स्थिति में थे, इनकी जड़ों में गए, जड़ों से फिर एनिमल्स में गए, जब एनिमल्स यानी कंज्यूमर्स में गए तो कंज्यूमर्स जब डेड हो गए, डेड होने के बाद फिर डिकम्पोज के द्वारा उसको सड़ा गला दिया और उसको डिकम्पोज कर दिया गया और पुनः उसको मिट्टी में मिला दिया गया। मिट्टी में मिलाने के बाद फिर वो जड़ों के द्वारा उसमें प्रवेश कर जाएंगे, फिर वो किस में चेंज हो जाएंगे, जैव में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, इसी को हम भू जैव रासायनिक विक्रम या प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब इसी को देख लेते हैं जो भी है। ठीक है, कुछ टॉपिक रह तो नहीं गया। जो मैंने बताया वही इसमें लिखा हुआ है लगभग, है ना। थोड़ा बता भी देता, इसमें टिकी कर लेना है, पारिश टिकी होता है ना।
सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने 1935 में, शायद 19 देख लेना, 1935 में ही है, शायद 1935 में किया था, है ना। यानी एजी टांसले ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1935 में किया था, है ना। जब जैविक व अजैविक घटक मिलकर एक इकाई का निर्माण करते हैं तो उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन देख लो इसकी, पारिस्थितिकी तंत्र जैविक व अजैविक तत्वों का समाकलन होता है। अब देखिए, मैंने एक डेफिनेशन दी है किसी के नाम के अकॉर्डिंग, है ना, जो उन्होंने डेफिनेशन दी, मिस्टर सीसी पार्क जी थे, इन्होंने एक डेफिनेशन दी। जब हम किसी भी नाम के साथ डेफिनेशन लिखते हैं तो अलग ही इफेक्ट पड़ता है, याद रखिए। यानी जब भी कोई भी साइंटिस्ट एक अपनी डेफिनेशन देते हैं और उनका नाम भी लिखा होता है तो निश्चित रूप से एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसलिए ये तो लिखना ही, एक डेफिनेशन भी नाम दे के लिख देना आप। सीसी पार्क, पारिस्थितिकी तंत्र एक क्षेत्र के अंदर समस्त प्राकृतिक जीवों तथा अजैविक तत्वों का सकल योग होता है। प्राकृतिक क्षेत्र, जैसे मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया, निवास स्थान इनटू समुदाय इक्वल टू इकोसिस्टम। ठीक है, अब ये बताया मैंने आपको, यह खुला तंत्र है ना, यह एक खुला तंत्र है। इसमें ऊर्जा व पदार्थों का आवागमन होता रहता है। सभी पारिस्थितिकी तंत्र एक निश्चित क्षेत्र होता है, यानी सभी का एक निश्चित क्षेत्र होता है। मैंने बताया आपको, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक, भौतिक एवं ऊर्जा घटकों के मध्य अंतःक्रिया होती रहती है और विभिन्न जीवों के माध्यम से क्रिया चलती रहती है। बताया मैंने आपको, इकोसिस्टम उत्पादकता ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करती है। यानी उत्पादकता तो देखिए, कोई भी चीज उत्पादकता तो है, ऊर्जा की मात्रा पर ही निर्भर करती है हमेशा। भाई एनर्जी नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा, आप बताइए मुझे, ठीक है। जैविक तत्व, इसके अंतर्गत सभी जीवित वस्तुएं, जो कि देखिए जीवित वस्तुएं आती हैं जो कि पारिस्थितिक तंत्र को आकार प्रदान करती हैं, जैसे पादप, जंतु, जीव और मानव आते हैं, है ना। उत्पादक, इसके अंतर्गत उनको शामिल किया है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये सब मैंने बता दिया आपको। प्रथम श्रेणी के देखिए, हरे पौधे CO2 प्लस H2O, क्लोरोफिल और जो सनलाइट इनके पास था तो ग्लूकोज बन गया, ऑक्सीजन निर्मुक्त हुई और वाटर, ठीक है। उपभोक्ता, प्रथम स्टेज के गाय, बकरी, हिरन, ठीक है। द्वितीय स्टेज के मेढक, बिल्ली, भेड़िया, है ना। तृतीय के सांप और चिड़िया, और उच्च मांसाहारी शेर और चीता, ठीक है। अब घटक मैंने बता ही दिया आपको क्या होता है। अकार्बनिक पदार्थ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि सम्मिलित होते हैं, है ना। कार्बनिक पदार्थ, इसके अंतर्गत मेरठ पौधे एवं जंतुओं के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ह्यूमस, यूरिया आदि को शामिल किया जाता है ना। भौतिक घटक, ऊर्जा, सूर्यता, जैसे मैंने बताया, तालाब, हाँ, जैसे तालाब का परितंत्र, एक एग्जाम्पल लिख देना आप, बहुत बढ़िया रहेगा, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जाम लगे कि हम किसी भी क्षेत्र, मैंने बताया था जो परितंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम, वो एक छोटी सी बूंद से लेकर, यानी छोटी सी बूंद से लेकर एक समुद्र तक का होता है। क्योंकि छोटी सी बूंद में भी वहाँ भी क्या होगा, एक छोटी सी बूंद का भी एक अपना एक निवास स्थान होगा और उसकी भी वातावरण के साथ एक अंतःक्रिया चल रही होगी, है ना। तो उस बूंद के अंदर जितने भी प्राणी है, जीव है, छोटे छोटे जो भी है, तो उसकी भी समस्त उसके साथ अंतःक्रिया चल रही होगी, तो इसलिए वो भी एक परितंत्र है या इकोसिस्टम है, या ठीक है। और जबकि समुद्र तो एक अपना विशाल है, तो वहाँ भी विभिन्न प्रकार के जीव होंगे, तो वहाँ भी अपना एक क्या चल रहा होगा, इकोसिस्टम चल रहा होगा, ठीक है। अब एक जब तालाब के परितंत्र की बात कही है, तो तालाब में जो तुम्हारे पास शैवाल अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, याद रखनी है।
अपना भोजन। अब इसके ऊपर जो छोटे छोटे जीव है, जली पिस्सू इस पौधों के ऊपर डिपेंड होते हैं, और उसके बाद छोटी मछली जो है वो इनको खा जाती है, और इनको बड़ी मछली खाएगी, और उसके बाद बगुला, बत्तख या सारस इनको खा जाएगा, है ना। ठीक है। अब ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है, एक भुजय रासायनिक प्रक्रिया, जो मैंने दोनों बता दिए। ये देखिए आपको सनलाइट से ग्रीन पौधे अपना भोजन स्वयं बनाया, और इनको किसने खाया? बकरी ने खाया, और बकरी को भेड़िया खा गया, और भेड़िया को मेरी उच्च मांसाहारी, है ना, भेड़िया को शेर खा गया। इसके बाद शायद हो ये बायोटिक साइकिल मैंने बता दी आपको, है ना। अब एक टॉपिक रह गया, टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम। जी नेक्स्ट टॉपिक लंबा हो जाएगा वीडियो, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, है ना, ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के प्रकार, नेक्स्ट वीडियो आपको इकोसिस्टम के प्रकार में कराऊंगा, ठीक है। आप लोग मन लगा के पढ़िए, और कोई भी डाउट से किसी भी सब्जेक्ट का आप लोग क्वेश्चंस पूछिए मुझसे, ठीक है। मैंने आप ही लोगों के लिए स्टार्ट किया है कि आप लोगों को कोई भी डाउट्स ना रहे, क्योंकि आप लोगों की समस्या जो लगातार आ रही है, आप लोग लगातार मुझसे कह रहे हो कि सर बैक बहुत आ रही है। तो बैक बेटा आप पढ़ोगे नहीं, सटीक पढ़ोगे नहीं, सही लिखोगे नहीं, तो आएंगी ना। हम लोग आप लोग जो भी स्टूडेंट होते हैं अधिकतर करते क्या है, एग्जाम आते हैं, एग्जाम से कुछ देर पहले पढ़ना शुरू करते हैं कि इधर से नोट्स लिए, उधर से नोट्स लिए, लेकिन ये नहीं देखते कि उसमें लिखा क्या है, सटीक लिखा क्या हुआ है ना। यदि आप अच्छा लिखोगे तो डेफिनेटली एग्जामिनर भी तो पढ़ के आया है भाई, तो जब पढ़ के आया तो अच्छे मार्क्स देगी आपको, अच्छा लिखा होगा तो, ठीक है। और यदि कोई डाउट्स रह जाता कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।